सड़क लंबी और सुनसान थी। चारों ओर फैला हुआ घना जंगल और आसमान पर झुकते काले बादल। एक यात्री, अर्जुन, थका हुआ, धूल से भरा बैग कंधे पर लटकाए किसी छोटे कस्बे की तलाश में चल रहा था। उसका चेहरा थकान से झुका हुआ था, लेकिन आंखों में उम्मीद की हल्की सी किरण अभी भी बची थी। दिन ढल रहा था और शाम की लालिमा धीरे धीरे स्याही में बदल रही थी। दूर कहीं से कांवों की कांव कांव गूंजती और फिर सन्नाटा गहरा जाता। अर्जुन ने घड़ी देखी। रात होने में ज्यादा देर नहीं थी। वह सोच रहा था, अगर कोई ठिकाना न मिला तो रात उसे इसी सड़क पर काटनी पड़ेगी। अचानक पेड़ों के झुरमुट के पार उसे धुंधली सी पीली रोशनी नजर आई। वह रुक गया, आंखें मिचमिचाकर देखा। हाँ, रोशनी जल रही थी। शायद कोई बस्ती है। उसका दिल तेज धड़कने लगा। वह तेज कदमों से आगे बढ़ा और थोड़ी देर बाद एक पुराने लकड़ी के बोर्ड के सामने पहुंचा। उस पर जंग लगी अंग्रेजी में लिखा था, वेलकम टू साइलेंट टाउन। साइलेंट टाउन में आपका स्वागत है। अर्जुन के होंठों पर थकी हुई लेकिन संतोष भरी मुस्कान आई। उसने सोचा, चलो आज की रात यहीं काट लूंगा। कस्बे की पहली झलक कस्बे में कदम रखते ही उसने अजीब सी खामोशी महसूस की। सड़कें बिल्कुल खाली, छोटे छोटे मकान, लकड़ी की खिड़कियां, कुछ पर मिट्टी की छत। हर मकान में पीली सी टिमटिमाती रोशनी, लेकिन न कोई आवाज, न बच्चों की हंसी, न किसी औरत का चूल्हा फूंकने की आहट। अजीब सा गांव है, उसने मन ही मन सोचा। वह आगे बढ़ा और एक दुकान के पास रुका। दरवाजा आधा खुला था। अंदर एक आदमी बैठा था, सफेद धोती, झुकी कमर, चेहरे पर गहरी झुर्रियां, लेकिन उसकी आंखें बिल्कुल भावहीन। अर्जुन ने मुस्कुराकर कहा, राम राम काका, यहां कोई सराय या ठहरने की जगह मिलेगी? आदमी ने उसकी ओर देखा। कुछ क्षण तक बस देखता रहा। होंठ हिले नहीं। फिर बहुत धीरे, लगभग बेजान हरकत से उसने सामने की गली की ओर इशारा कर दिया। अर्जुन चौंका। बोलते क्यों नहीं? गला बैठ गया है क्या? उसने सोचा, लेकिन मन को समझाकर आगे बढ़ गया। अजनबी सराय गली के अंत में उसे एक पुराना सा बड़ा घर मिला। दरवाजे पर जंग लगा ताला था, लेकिन दरवाजा आधा खुला हुआ। उसने हिम्मत करके भीतर झांका। भीतर एक लंबा हॉल, कोनों में पुरानी लकड़ी की मेजें और बीच में रखी एक मेज पर जलती हुई लालटेन। वहां एक औरत खड़ी थी, सफेद साड़ी, सिर पर पल्लू। अर्जुन ने राहत की सांस ली और कहा, मां जी, एक रात ठहरने का इंतजाम हो जाएगा, मैं मुसाफिर हूं। औरत ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखें अजीब सी धुंधली थीं, जैसे सदियों से नींद न मिली हो। उसने बिना कुछ कहे बस हाथ उठाकर ऊपर की ओर इशारा किया, जहां लकड़ी की सीढ़ियां थीं। अर्जुन के मन में हल्की सी बेचैनी हुई, पर थकान इतनी थी कि उसने और सवाल नहीं किए। बैग कंधे से उतारा और सीढ़ियां चढ़ गया। ऊपर एक कमरा था, बिल्कुल खाली, बस एक टूटी खाट और धूल भरी खिड़की। अर्जुन ने खिड़की खोली, बाहर देखा। पूरा कस्बा रोशनी से जगमगा रहा था, लेकिन आवाज किसी की नहीं। न बच्चे रो रहे थे, न कोई औरत बात कर रही थी, न मवेशियों की आवाज। बस एक भयानक सन्नाटा। उसका गला सूख गया। उसने खुद से कहा, शायद यहां लोग ज्यादा बोलते नहीं होंगे, छोटा कस्बा है, आदत होगी। लेकिन अंदर ही अंदर उसे लग रहा था कुछ गलत है। आधी रात का सन्नाटा, रात गहरी हो गई। अर्जुन खाट पर लेटा तो बाहर से खुरखुराहट की आवाज आई। उसने खिड़की से झांका। गली में कुछ लोग खड़े थे, सफेद कपड़ों में, सबके चेहरों पर एक जैसी खाली निगाहें। वे हिलडुल नहीं रहे थे, बस खड़े होकर एक ही दिशा में ताक रहे थे। अर्जुन के शरीर में सिहरन दौड़ गई। उसने खिड़की धीरे से बंद कर दी और खुद से कहा, यह क्या हो रहा है? शायद कोई धार्मिक रिवाज होगा। लेकिन नींद आंखों से कोसों दूर थी। थोड़ी देर बाद कमरे का दरवाजा चरमराकर खुला। अर्जुन झटके से उठ बैठा। वही औरत खड़ी थी, सफेद साड़ी वाली। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं, आंखें बिल्कुल खाली। वह धीरे धीरे अंदर आई और अर्जुन के पास खड़ी होकर बस उसे देखती रही। अर्जुन ने डरते डरते कहा, मां जी, कुछ चाहिए? लेकिन औरत ने मुंह नहीं खोला, बस मुड़ी और उतनी ही खामोशी से बाहर चली गई। अर्जुन का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वह अब समझ चुका था, इस कस्बे में कुछ बहुत गलत है। रात गहराती जा रही थी और अजय के दिल की धड़कनें तेज होती जा रही थीं। हवाओं में ठंडक थी,
लेकिन उसके माथे पर पसीने की बूंदें साफ झलक रही थीं। उसने चारों तरफ नजर दौड़ाई। हर घर की खिड़की बंद थी, हर दरवाजा जरा हुआ था और पूरा कस्बा जैसे किसी अनकही चुप्पी के बोझ तले दबा हुआ था। अजय ने अपने कदम धीरे धीरे आगे बढ़ाए। उसके मन में सवाल गूंज रहे थे, ये लोग बोलते क्यों नहीं? आखिर इस कस्बे में कौन सा राज छिपा है? जैसे ही वह कस्बे के बीचों बीच पहुंचा, उसने देखा कि एक पुरानी सी हवेली बाकी मकानों से अलग खड़ी है। हवेली की खिड़कियों से हल्की सी मध्यम रोशनी झांक रही थी। अजय के दिल में डर और जिज्ञासा दोनों का मिश्रण था। वह सावधानी से हवेली की ओर बढ़ा और धीरे से उसके लकड़ी के भारी दरवाजे को धक्का दिया। दरवाजा चरमराहट के साथ खुला और अंदर अंधेरा और सन्नाटा पसरा था। अंदर कदम रखते ही अजय को लगा मानो जमीन की ठंडक उसके पैरों में समा गई हो। हवेली के बीचों बीच एक बड़ा सा हॉल था, जिसकी दीवारों पर पुरानी तस्वीरें टंगी थीं। उन तस्वीरों में कस्बे के लोग दिखाई दे रहे थे, पर अजीब बात यह थी कि तस्वीरों में हर चेहरा बिना मुस्कान के था। उनकी आंखों में कोई जीवन नहीं था। अजय धीरे धीरे एक तस्वीर के पास गया और उंगलियों से उस पर जमा धूल को पोंछा। जैसे ही उसने ऐसा किया, उसे लगा तस्वीर के अंदर का चेहरा हल्का सा हिला हो। वह घबरा गया और पीछे हट गया। तभी अचानक हवेली के अंधेरे कोने से कुछ सरसराहट की आवाज आई। अजय ने कांपती आवाज में कहा, कौन है वहां? कोई जवाब नहीं आया, लेकिन सरसराहट और तेज हो गई। वह आवाज धीरे धीरे उसके करीब आने लगी। अजय का गला सूख रहा था, पर उसने हिम्मत जुटाकर जेब से अपनी टॉर्च निकाली और रोशनी उस दिशा में फेंकी। रोशनी जैसे ही दीवार पर पड़ी, वहां उसे कई परछाइयां दिखीं, पर ये परछाइयां इंसानों जैसी नहीं थीं, बल्कि जैसे धुएं से बनी आकृतियां हों। उनकी आंखें गहरी काली और खाली थीं और उनके होंठ सील दिए गए जैसे कभी बोल न सकें। अजय का दिल मानो रुक गया। उन परछाइयों में से एक आकृति धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ी। उसकी नजरें सीधी अजय की आंखों में गड़ी थीं। अजय ने डर से पीछे हटते हुए कहा, तुम कौन हो? ये जगह, ये लोग चुप क्यों हैं? तभी वह आकृति हवा में गूंजती, ठंडी और भारी आवाज में बोली, यह कस्बा कभी जिंदा था। यहां हंसी थी, बातें थीं, जिंदगी थी, लेकिन एक शाप ने सब छीन लिया। अब हम ना बोल सकते हैं, न जी सकते हैं। हम सिर्फ इस चुप्पी में कैद हैं, हमेशा के लिए। अजय का शरीर कांपने लगा। उसने डरते डरते पूछा, ये शाप किसने दिया और मैं यहां क्यों आया हूं? उस आकृति ने धीरे से हाथ उठाया और हवेली की सबसे बड़ी तस्वीर की ओर इशारा किया। उस तस्वीर में कस्बे का मुखिया दिखाई दे रहा था। उसकी आंखों में गुस्से और डर की झलक थी। आवाज फिर गूंजी, सब कुछ उसी से शुरू हुआ था। उसकी गलती ने हमें इस मौत से भी बदतर चुप्पी में धकेल दिया, और अब तुम आए हो हमारी कहानी सुनने, हमारे सच को जानने और शायद हमें मुक्ति दिलाने। अजय की सांसें तेज हो गईं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि भाग्य या सच्चाई जाने, पर उसके मन में एक अजीब सी ताकत जाग रही थी, जैसे किस्मत उसे मजबूर कर रही हो कि वह इस कस्बे के रहस्य को जाने। अजय की आंखें उस तस्वीर पर टिकी थीं, जिसमें कस्बे का मुखिया गंभीर चेहरे के साथ खड़ा था। तस्वीर का रंग फीका पड़ चुका था, पर उसकी आंखों की क्रूरता अब भी ताजा लग रही थी। अजय ने कांपती आवाज में पूछा, इस आदमी ने क्या किया था? कैसे तुम सबको यह सजा मिली? हवा में एक लंबी सिसकी सी गूंजी, मानो दीवारें भी वह दर्द सुन रही हों जो सदियों से दबा पड़ा था। फिर वह आकृति बोलने लगी, सालों पहले यह कस्बा खुशहाल था। लोग हंसते बोलते थे, त्योहार मनते थे, बच्चे गलियों में खेलते थे। लेकिन मुखिया लालच और अहंकार से भरा हुआ था। उसे डर था कि लोग उसकी सत्ता को चुनौती देंगे। उसने एक तांत्रिक को बुलाया और कहा, मुझे इस कस्बे पर हमेशा राज करना है, कोई आवाज मेरे खिलाफ ना उठे। अजय की रूह कांप उठी। आकृति आगे बोली, तांत्रिक ने उसे चेतावनी दी कि आवाज छीनने का मतलब जिंदगी छीनना होता है, लेकिन मुखिया नहीं माना। और फिर उस रात तांत्रिक ने पूरे कस्बे पर मंत्र फेंका। एक एक करके सबकी जुबानें बंद हो गईं। वे न बोल सकते थे, न रो सकते थे, न गा सकते थे, और धीरे धीरे उनकी रूहें शरीर से निकलकर इसी हवेली में कैद हो गईं। हम सब इसी चुप्पी में मर गए, पर सच तो यह है कि हम अब भी मरे नहीं हैं। हम आधे इंसान, आधे परछाई बनकर भटक रहे हैं।
अजय की आंखों से आंसू छलक पड़े। उसने धीरे से कहा, इतना बड़ा अन्याय, और वो मुखिया? अचानक हवेली की दीवारें कांप उठीं। ऊपर से धूल झड़ने लगी। आकृति की आवाज और भारी हो गई। वो अभी भी यहीं है, उसी चुप्पी में, जिंदा भी मुर्दा भी। उसकी आत्मा इसी हवेली के नीचे जंजीरों में जकड़ी है। वही इस शाप की जड़ है। जब तक उसकी आत्मा को मुक्ति नहीं मिलेगी, हम सब इस कस्बे की चुप्पी में कैद रहेंगे। अजय का दिल तेजी से धड़कने लगा। डर और दया दोनों उसके अंदर मिल गए थे। उसने हिम्मत जुटाई और पूछा, मैं क्या कर सकता हूं? आकृति कुछ देर चुप रही, फिर धीरे धीरे बोली, तुम बाहरी हो, सिर्फ तुम्हारी आवाज यहां गूंज सकती है। तुम्हें मुखिया का सामना करना होगा, उसकी आत्मा से सच कहलवाना होगा, तभी यह शाप टूटेगा। अजय के पैरों तले जमीन डगमगाने लगी। हवेली के नीचे से एक गहरी गरज सुनाई दी, जैसे कोई जंजीरों को तोड़ने की कोशिश कर रहा हो। अजय ने कांपते हुए चारों ओर देखा और बोला, अगर यही मेरी किस्मत है तो मैं कोशिश करूंगा, लेकिन अगर मैं असफल हुआ तो? आकृति ने धीमी करुण आवाज में कहा, तो तुम भी हमारी तरह इस चुप्पी का हिस्सा बन जाओगे, हमेशा के लिए। यह सुनकर अजय की रीढ़ में ठंडी लहर दौड़ गई, लेकिन उसी क्षण उसके मन में एक दृढ़ता जागी। वह जानता था कि पीछे मुड़ना अब संभव नहीं। वह हवेली के बीचों बीच खड़ा हो गया। जमीन में एक जगह दरारें उभरने लगीं और उन दरारों से धुआं और सड़न की गंध ऊपर उठने लगी। धीरे धीरे वहां एक अंधेरा कुआं सा खुलने लगा और अंदर से किसी के भारी कदमों की आहट सुनाई देने लगी। अजय समझ गया, मुखिया की आत्मा आने वाली है।